हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट बताऊंगा। इसके साथ ही मेजर फ्लोरिस्टिक डिवीज़न ऑफ वर्ड भी बताऊंगा। आशा है आप लोग कुशल से होंगे और अगर आप लोग विद्यार्थी हैं तो आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए हैं उनके लिए तो ये मस्ट है, लेकिन जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल के नहीं भी हैं उनको ये चीज़ें जाननी चाहिए, क्योंकि ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। उतना टेक्निकली तो वो नहीं पूछेगा कि कौन कौन से फ्लोरिस्टिक डिवीज़न हैं जीएस में, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं जो प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो हमारे सबसे जो फंडामेंटल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हैं, सबसे क्रूशियल इम्पोर्टेंस की चीज़ है हमारे इकोसिस्टम में, वो प्लांट्स ही हैं। तो प्लांट्स को जो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रही हैं, वो चीज़ें जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग अपना ये वीडियो आरंभ करते हैं। तो देखिए, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट में बहुत सारे वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं, वाइड रेंज ऑफ वेरिएशंस। यहाँ पर एक जोनल पैटर्न भी मिलता है। जोनल पैटर्न हमेशा जहाँ पे आए वो ध्यान दीजिए, मतलब उसके अलग अलग जोन बन जा रहे हैं, ठीक है। और ये वेजिटेशन के पैटर्न्स कैसे बनेंगे, अगर हम इक्वेटर से पोलवर्ड चलें तो उसके अलग अलग हमें जोन मिलेंगे, मतलब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन, फिर इस तरह से सब आर्कटिक और आर्कटिक, इस तरह के जोन वाइज हमें वेजिटेशन देखने को मिल सकते हैं। सब आर्कटिक को हम बोरियल रेंज भी कहते हैं, बोरियल फॉरेस्ट। खैर, और इसी प्रकार जब हम सी लेवल वेजिटेशन से हाई माउंटेन के वेजिटेशन लेवल तक चलेंगे तो वहाँ भी हमें अलग अलग जोन वाइज वेजिटेशन इसी प्रकार देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे वेजिटेशन का नेचर चेंज होगा। आगे चलते हैं। तो अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जिनको हम जलवायु आधारित फैक्टर्स कह सकते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहला इंसोलेशन। तो इंसोलेशन आपको पता होगा, इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी जो सूर्य का प्रकाश, सूर्य की जो गर्मी आती है, किस क्षेत्र में कितनी आती है, वो प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। जहाँ पे काफ़ी कम इंसोलेशन वाले क्षेत्र हैं, जैसे आर्कटिक या अंटार्कटिका के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती है। जहाँ पे पर्याप्त इंसोलेशन रहता है वहाँ पे पर्याप्त ग्रोथ होती है, जैसे इक्वाटोरियल फॉरेस्ट यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। टेम्परेचर, इंसोलेशन से टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। फिर मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, तो जहाँ टेम्परेचर पर्याप्त होगा, सफिशिएंट होगा, वहाँ पे पौधे अच्छा ग्रोथ करेंगे, गिवन उनको पर्याप्त मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी उपलब्ध हो। प्रेसिपिटेशन उनके हिसाब से होता हो, मतलब प्रेसिपिटेशन इस प्रकार से हो कि साल भर उनके लिए मॉइस्चर उपलब्ध हो, और सॉइल मॉइस्चर, मतलब सॉइल में मॉइस्चर उनको मिल जाए। तो ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जहाँ ये चीज़ें सारी उपलब्ध होंगी वहाँ पे प्लांट अच्छा खासा ग्रोथ करेंगे, उनका बड़े बड़े फॉरेस्ट डेवलप होंगे, जैसे अमेजन बेसिन में फॉर एग्ज़ाम्पल। और जहाँ पे ये नहीं होंगे वहाँ पे प्लांट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होगी, जैसे लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट है, तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर भी कम आता है, मॉइस्चर भी कम है, प्रेसिपिटेशन भी कम है, सॉइल मॉइस्चर भी कम है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के कारण इंसोलेशन बहुत ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि वो कोई आर्कटिक या अंटार्कटिक सर्किल के पास नहीं है। स्टिल ये चीज़ें कम होने से लद्दाख कोल्ड डेजर्ट में वेजिटेशन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है।
देखिए अगला है इडेफिक फैक्टर्स। इडेफिक का मतलब होता है रिलेटेड टू सॉइल, इडेफिक फैक्टर्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें आप देख सकते हैं सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर मतलब सॉइल की स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, उसके पार्टिकल्स किस किस साइज के हैं, एसिडिटी और एल्कलिनिटी सॉइल में कितनी है, मतलब अगर एसिडिक सॉइल होगी तो भी वो पौधों के ग्रोथ के लिए सहायक नहीं होगी, अगर ज़्यादा एल्कलिनिटी होगी तो भी वो ऊसर या बंजर हो जाएगी, तो भी वहाँ पे पौधे डेवलप नहीं कर पाएंगे। नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल प्रोफाइल, और सॉइल में जो अलग प्रोफाइल्स होते हैं, जैसे वो मतलब जो अलग अलग जो उनके हॉरिजन्स हैं और उनमें कहाँ पे कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, किस प्रकार से लीचिंग वगैरह टेक प्लेस कर रही है, मतलब एक प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल में किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं या क्या क्या फैक्टर्स उनको प्रभावित कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इडेफिक फैक्टर्स में सम्मिलित हैं। तीसरा देखें बायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स जैसा नाम से पता है, उसमें क्या है कि मनुष्य और अन्य जो पशु हैं, एनिमल्स एंड मैन, इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, जैसे एक पर्टिकुलर हैबिटेट में किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि अब जैसे पहले सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाते थे, अब देखिए होता क्या है, मनुष्य का प्रभाव, जैसे आप तो यही सोचते होंगे कि जंगल कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि जो आपका नेबरहुड है उसमें एज अ ह्यूमन हम सभी किस प्रकार से वेजिटेशन को ख़त्म कर रहे हैं या प्रभावित कर रहे हैं नेगेटिवली। तो उसका उदाहरण मैं वही दे रहा था कि पहले जैसे पेड़ लगाए जाते थे सड़कों के किनारे, बाद में क्या हुआ, मोस्टली घरों में कारें आ गई, अब उनको खड़ा करने की जगह चाहिए तो पेड़ कटने लगे, बहुत सारे लोगों ने पेड़ कटवा दिए। फिर तार, जो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो तार, अब पेड़ की टहनियों से तार छू जाते हैं, तार नीचे नीचे बांधे गए हैं ज़्यादातर शहरों में, तो एक ये समस्या होती, इसलिए पेड़ों को काट दिया गया कि भाई बिजली में दिक्कत ना आए बारिश के मौसम में। अब बाकी जहाँ तक देखा जा रहा है, अब उसमें पेवमेंट बिछाने, एसफाल्ट बिछाने में, सड़कों को चौड़ा करने में जो रहे सहे पेड़ हैं, हाईवे के किनारे जो सैकड़ों सैकड़ों साल पुराने पेड़ थे, उनको बहुत जगहों पे काट दिया गया। तो एज अ ह्यूमन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, अब क्या कह रहे हैं कि एफॉरेस्टेशन कर देंगे, एफॉरेस्टेशन। अब आप सोचिए कि जो 100 साल पुराने, 150 साल पुराने पेड़ थे, अगर आप उनको काट के उनके बदले कोई सैपलिंग कहीं लगा देते हैं, तो उसकी जो वर्थ थी वहाँ तक पहुँचने में उस सैपलिंग को तो 20 साल कम से कम लगेंगे। तो इन 20 साल में जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ के हैबिटेट का, वो किस प्रकार से प्रभावित होगा। जो जितने पक्षी थे उस पेड़ का आश्रय लिए हुए थे, गिलहरियाँ आदि थी, मतलब रोडेंट्स थे, तो ये सारी चीज़ें पूरा एक मतलब एक जो बड़ा पेड़ होता है वो अपने आप में इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा कीस्टोन स्पीशीज़ होता है। तो पेड़ों पर ही सारा इकोसिस्टम निर्भर होता है। इसीलिए हम जो देख रहे हैं कि कहीं पे अतिवृष्टि, कहीं पे अनावृष्टि, मतलब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान जैसी जगह पे बाढ़ आ जा रही है और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों पे जलाशय सूखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह सूखे हैं, कुछ जगहों पे बाढ़ है, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में तो आई गई थी, लेकिन कई जगहों पे बाढ़ है और कई जगहों पे जो डैम्स वगैरह हैं वो खाली पड़े हैं। तो खैर एक अलग ये टॉपिक की तरफ मुड़ जाएगा, इन्वायरमेंट की बात आ जाएगी, लेकिन ये सब इंटर रिलेटेड हैं। इसीलिए जब प्लांट्स की बात होती है तो इन्वायरमेंट की बात अपने आप हो जाती है, जब जहाँ पर उसका ह्यूमन का इफ़ेक्ट उस पर आता है। तो ठीक है, देखें आगे चलें। इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ एंड बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जैसे जो नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं, जैसे नेचुरल सिलेक्शन, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, पैरासिटिज्म एक्सेट्रा,
तो ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में आपको बता दी थी। ठीक है, ये जो इनका बायोटिक इंटरेक्शन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जैसे रिलीफ एंड टोपोग्राफी। अब रिलीफ जैसे माउंटेन रिलीफ है तो वहाँ पर उसकी जो स्लोप है अगर वो बहुत उसका ग्रेडियंट ज़्यादा है, ज़्यादा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से, तो क्या होगा कि वहाँ पे सॉइल प्रोफाइल कभी डेवलप नहीं हो पाएगा, और सॉइल प्रोफाइल डेवलप ना हो पाने से वहाँ पे वो रग्ड टोपोग्राफी ही बनी रहेगी, चट्टानें रहेंगी। तो वहाँ पे बहुत कम चांस है कि बहुत अच्छे से वेजिटेशन डेवलप हो। और इन केस अगर इस तरह की जो स्लोप्स हैं वहाँ पे वेजिटेशन डेवलप हो चुका है विकास के क्रम में, तो अगर हम उसको काट देते हैं, ह्यूमन किसी प्रकार से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वो दोबारा उस तरह से डेवलप होना उसका बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये स्लोप एंगल, ग्रेडियंट्स, स्लोप एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और ये फिज़िकल फैक्टर्स में आता है। फिर नेक्स्ट इज़ टेक्टोनिक फैक्टर्स। टेक्टोनिक फैक्टर्स का मतलब है कि जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं, जो प्लेट मूवमेंट्स हैं, उनसे किस प्रकार से वेजिटेशन प्रभावित होते हैं। तो देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, जैसे आप अफ्रीका की, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की वेजिटेशन को देखें और मेडागास्कर की वेजिटेशन को देखें, तो वो अलग है, इसलिए वहाँ पे अलग तरह से प्लांट्स डेवलप हुए। इसी प्रकार साउथ अमेरिका की वेजिटेशन और अफ्रीका की वेजिटेशन दोनों में अंतर है। इंडिया की वेजिटेशन, ऑस्ट्रेलिया की वेजिटेशन, सब में अंतर है। तो ये पहले एक पैंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट था, बाद में प्लेट मूवमेंट्स के कारण वो अलग हुआ। तो जब अलग हुआ तो ये लाखों करोड़ों साल में वो अलग हुआ। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे। तो उन मिलियंस ऑफ ईयर्स के दौरान प्लांट किस प्रकार से डेवलप हुए और किस प्रकार से वहाँ पे विकास का क्रम चला, तो सारी चीज़ें अलग अलग हो गई। तो टेक्टोनिक फैक्टर्स का भी बहुत सारा असर पड़ता है प्लेट मूवमेंट्स को लेते हुए, और बाकी जो वोल्केनिसिटी है, सीज़मिक इवेंट है, इनका भी प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन पे काफ़ी असर पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फायर फैक्टर। अब आप प्रायः सुनते होंगे कि फॉरेस्ट फायर्स के जिक्र को प्रायः सुनते होंगे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे। तो यहाँ पे दो तरह की फायर्स होती हैं मेनली, नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड। तो देखिए नेचुरल तो आपको पता है कि वो गर्मी बढ़ने से कभी नेचुरल हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। जो ज़्यादातर हम जो देखते हैं फायर मीनेस हर तरफ फैला हुआ है, जंगलों में आग लग जाती है। उत्तराखंड में हर साल बहुत सारे जंगल इससे बर्बाद हो जा रहे हैं। और उसके अलावा वैश्विक लेवल पे देखें तो ऑस्ट्रेलिया में अभी कुछ समय पहले जो जंगलों में आग लगी थी उसमें बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ था, इन्वायरमेंट का लॉस हुआ था। इसके अलावा ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट में जो आग लगी थी उसमें भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो ये ज़्यादातर जो फायर्स हैं वो ह्यूमन इंड्यूस्ड होती हैं, और वो उसमें भी ज़्यादातर मेलाफाइड होती हैं। मेलाफाइड यानी उनका इंटेंशन बुरा होता है, वो सोचते हैं कि जंगल जला देंगे और हम यहाँ पे अपने खेत बना लेंगे या अपने घर बना लेंगे, रिसोर्ट बना लेंगे, किसी तरह से हम इस लैंड पे कब्जा कर लेंगे, इन जंगलों को नष्ट करके, इन जानवरों को मार के। तो वो मेलाफाइड इंटेंस से ज़्यादातर फायर लगाई जाती है। ठीक है, तो आज के समय में ये बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है कि ये प्लांट्स को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। अब बात आती है कि कितने फ्लोरिस्टिक डिवीज़न हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, 6 मेजर फ्लोरिस्टिक डिवीज़न हैं वर्ल्ड में, 6 मेजर फ्लोरिस्टिक किंगडम्स। ठीक है, 6 मेजर फ्लोरिस्टिक किंगडम्स हैं वर्ल्ड में, और उसको अब हम लोग देखते हैं एक सरसरी निगाह से। डिटेल में मैं आपको बाद के वीडियो में हर किंगडम के बारे में बता दूंगा। ठीक।
ठीक है, देखें तो जो लैंड प्लांट्स हैं इनको 6 मेजर फ्लोरिस्टिक किंगडम में बांटा गया है। सबसे पहला हम मानते हैं ऑस्ट्रेलियन किंगडम, सेकेंड इज केप किंगडम। तो ऑस्ट्रेलियन वही ऑस्ट्रेलिया के आसपास का एरिया, केप किंगडम जो है जो दक्षिण अफ्रीका के आसपास का एरिया है, अंटार्कटिक नाम से पता है, अंटार्कटिका के आसपास। देखिए इनके बारे में डिटेल बनाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी आप बस नाम देख लें और डिटेल में आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगा। और पैलियोट्रॉपिकल किंगडम, पैलियोट्रॉपिकल वही अफ्रीका और साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन, इसको पैलियोट्रॉपिकल मतलब पुराना ट्रॉपिकल कहा गया है। नियोट्रॉपिकल में अमेजन बेसिन के आसपास, और बोरियल आपको पता है सब आर्कटिक रीजन, नॉर्थ में मतलब रशिया का जो है। तो इस प्रकार से ये 6 मेजर फ्लोरिस्टिक किंगडम्स हैं वर्ल्ड के, ठीक है। तो ये फैक्टर्स और ये किंगडम आप अच्छे से समझें, कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, आपको आंसर राइटिंग में बहुत सहायता मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।